सोचिए जरा, हजारों मील दूर एक लड़ाई चल रही है और उसका सीधा असर हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ रहा है ना अजीब। आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। मध्य पूर्व में जो नया संघर्ष शुरू हुआ है ना, उसने इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी हलचल मचा दी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। पिछले हफ्ते मार्केट में जो हुआ वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। खासकर फ्राइडे को ट्रेडिंग के आखिरी आधे घंटे में अचानक से ऐसी बिकवाली शुरू हुई मानो किसी ने पैनिक बटन ही दबा दिया हो। सब हैरान परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। अब देखिए, पर्दे के पीछे एक अलग ही खींचतान चल रही थी। एक तरफ थे FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो लगभग 7,000 करोड़ का माल बेचकर निकल रहे थे, और दूसरी तरफ थे हमारे अपने DIIs मतलब म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां, जिन्होंने करीब 13,000 करोड़ की खरीदारी करके मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश की। मतलब साफ है, बाजार में टेंशन बहुत ज्यादा था। तो सवाल यही उठता है कि भाई हजारों किलोमीटर दूर की लड़ाई का असर हमारे दलाल स्ट्रीट पर इतना गहरा क्यों पड़ रहा है? क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मार्केट के उतार चढ़ाव के पीछे की जियोपॉलिटिकल वजह क्या है। मामला तब और बिगड़ गया जब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर कंफर्म हो गई। इस बड़ी घटना के बाद ईरान ने पीछे हटने की जगह लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया, और बस पूरे इलाके में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि भारत पर इसका इतना असर क्यों हो रहा है? इसकी कुछ बहुत सीधी और खास वजह हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 65% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मंगाता है, और ये रास्ता ठीक इसी लड़ाई वाले इलाके के बीच से होकर गुजरता है। आप इसे दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल पाइपलाइन समझ सकते हैं। इसमें जरा सी भी रुकावट आई ना, तो हमारी पूरी इकोनॉमी पर ब्रेक लग सकता है। बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, बात लोगों की भी है। करीब करीब 40 लाख भारतीय उस पूरे रीजन में रहते हैं, काम करते हैं। उनकी सेफ्टी सरकार और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। और फिर बात आती है पैसों की। वहां काम करने वाले भारतीय हर साल $40 बिलियन से भी ज्यादा पैसा घर भेजते हैं। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो इस लड़ाई की वजह से अब खतरे में आ गया है। तो जब इतना कुछ दांव पर लगा है, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये हमले हो क्यों रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। और एक सवाल जो सबके मन में है, दुबई को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है ना? किसी मिलिट्री बेस की जगह दुबई जैसे ग्लोबल बिजनेस हब पर हमला क्यों? इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब मकसद सिर्फ मिलिट्री को नुकसान पहुंचाना नहीं है, असली मकसद है इकोनॉमी और लोगों के मन में डर पैदा करना। दुबई एक सॉफ्ट टारगेट है, एक ग्लोबल बिजनेस और टूरिज्म हब। वहां हमला करके हमलावर पूरी दुनिया में खौफ और अनिश्चितता का माहौल बना देते हैं, और ये किसी मिलिट्री अटैक से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। तो ऐसी अनिश्चितता के माहौल में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि लड़ाई के समय में मार्केट्स का बर्ताव कैसा रहा है। हिस्ट्री हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है। जब भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, मार्केट का पहला रिएक्शन हमेशा पैनिक वाला ही होता है। लेकिन हर बार कुछ समय बाद मार्केट स्टेबल हो जाता है और रिकवर भी कर लेता है। तो हमें इतिहास से क्या सीखने को मिलता है? पहली और सबसे जरूरी बात, पैनिक में आकर बेचना नहीं है। ये जो शुरुआती गिरावट होती है ना, वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म होती है। दूसरी बात, तेल की कीमतों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरी बात, सब्र रखिए। हिस्ट्री बताती है कि मार्केट 3 से 6 महीने में रिकवर हो ही जाता है। बल्कि जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनके लिए तो ये गिरावट खरीदने का एक मौका भी हो सकती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हर क्राइसिस अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है? खैर, ये तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई और ये विश्लेषण अच्छा लगा, तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और समझदारी से निवेश करें।